राधे राधे, हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। तो हमने पहले सुना था कि वो वहाँ पे तमिलनाडु जाना चाहती है डांस के लिए। और मैं सोच रही थी कि अभियान भी साथ में जाए, लेकिन बाद में अभियान ज्वाइन कर लेता है। लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तमिलनाडु शाम को हो चुकी थी। अभियान अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। तभी पैरों में पायल की आवाज़ से उसका ध्यान फ़ोन से हटकर सामने की ओर जाता है। अभियान सामने जैसे ही देखता है तो मानो उसका धड़कन एक पल के लिए रुक ही जाता है। सहसा इस वक्त भरतनाट्यम गेटअप में रेडी थी और रेड और येलो कलर की मिक्स्ड साड़ी, बालों का बन बनाया हुआ, बन में लगे सफ़ेद फूल, कानों में ना ज़्यादा छोटी और ना ज़्यादा बड़ी ईयर रिंग्स, कमर में कमरबंद तो बेल्ट की तरह लगी थी। माथे पर मांग टीका, नाक में नथनी, पैरों में पायल, गले में हार, थोड़ा मेकअप और होठों पर हल्की गुलाबी कलर की लिपस्टिक। उसका पूरे शरीर सोना जैसा चमक रहा था। अव्यन सहस्रा के आते हुए देख ही रहा था कि जब सहस्रा का ध्यान कहीं और था, लेकिन जैसे ही सहस्रा अव्यान को देखती है, अव्यान नजरें हटाकर फिर एक बार फोन को देखने लगता है। इस वक्त वो लोग डांस परफॉर्मेंस वाली जगह पर ही मौजूद थे। सहस्रा अपने आप को ऊपर से नीचे देखती है और फिर अव्यान से पूछने की चाह थी कि वह कैसी लग रही है, लेकिन उसे पता था उसका पति उसे कोई जवाब नहीं देने वाला और ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट देगा, इसलिए वह ना पूछती ही बेहतर समझती है और इस फैसले पर उसे थोड़ी मायूसी होती है। स्टेज पर नाम बुलाया जा रहा था, जिसे सुनकर सहस्रा एकदम से झुककर अव्यान के पैर छू लेती है। उसे आज बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि आज अव्यान भी उसका शो देखने वाला था। जब पहले वह स्टेज पर परफॉर्म करती थी तो हिमांशु और दिया का पैर छुआ करती थी, लेकिन किसी कारणवश दोनों इस बार नहीं आ पाए। सहस्रा ने ऐसे झुककर पैर छूने से अव्यान कोई रिएक्ट नहीं करता, वह उसे देखता तक नहीं। फिर सहस्रा भी उठती है और वहाँ से जाने लगती है। सहस्रा कुछ दूर चली के बाद में मुड़कर फिर से अव्यान को देखती है, जो वैसे ही खड़ा था। यह देखकर सहस्रा उदासी से पलट जाने लगती है। जैसे ही वह पलटती है, अव्यान अब सहस्रा को देखने लगता है। कुछ दूर चलते ही वह रोनी को आमने सामने आ जाती है। कुछ दूरी चलते ही वह रोनी के आमने सामने आ जाती है। रोनी सहस्रा को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इस पर सहस्रा हल्का मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसकी खुशी उसके पति के मुंह से सुनना था। रोनी सहस्रा को एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है। सहस्रा रोनी से मिलकर अब स्टेज पर की ओर बढ़ जाती है। स्टेज पर पहुंचकर सहस्रा कुछ पल चारों ओर देखती है। चारों ओर ही लोगों की भीड़ इस कदर थी कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर मधुमक्खियाँ होती हैं। मतलब लोगों के अलावा चारों ओर कुछ भी नहीं दिख रहा था। सहस्रा सभी को देखकर प्रणाम करती है। कुछ पल में ही संगीत का सहारा देते हुए यंत्र को थोड़ी दूर पर बैठे लोग बजाने लगते हैं। सहस्रा नृत्य शुरू करती है और सभी बड़े चाव से खुद होकर नृत्य को आनंद लेने लगते हैं। खड़े होकर आएगा शायद। सहस्रा के ऐसा गेटअप से ना ही सहस्रा का मंगलसूत्र दिख रहा था और न ही मांग में सिंदूर। वह इस वक्त कुंवारी कन्या लग रही थी। उसी भीड़ में शामिल सितारा अपने दोस्तों को देखकर बोलती है, यार सच में मुझे ना इसका डांस बहुत पसंद है और मेरे माँ बाप भी बहुत पसंद है करते हैं, इसका अच्छा नाचना है, तो इससे पर्सनली मिलकर बात करना चाहती हूँ। और उसकी खूबसूरती देखिए, ओ गॉड, जिससे भी शादी करेगी उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। काश यार मुझे भी ऐसा सुंदर सा चेहरा मिल जाता। बोलते ही वह सहस्रा के नृत्य को ही देखने लगती है। उसकी दोस्त सहस्रा को देखते हुए कहती है, बोल तो तू सही रही है यार, जितना खूबसूरत चेहरा उतनी खूबसूरत इसका नृत्य है। सितारा भी सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आव्यान भी पहली सीट पर बैठा सहस्रा का डांस देख रहा था। उसमें इस वक्त उसके मुंह पर मास्क लगाया था और आंखों में सनग्लासेस थे। आव्यान इस वक्त ब्लैक बिजनेस सूट में मौजूद था। उसकी पर्सनैलिटी इस कदर थी, वह भले ही खुद को ढूंढ चुके पर लड़कियों की नज़रें बस उस पर ही थीं।
अव्यान जाना माना बिजनेसमैन था जिसे सब जानते थे, पर किसी की उसके चेहरे की खबर नहीं थी। पर फिर भी वह रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए उसने खुद को ढक रखा था। सहस्त्रा का परफॉर्मेंस 1 घंटे बाद खत्म होता है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही सब तालियां की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। सहस्त्रा फिर एक बार प्रणाम करती है और स्टेज से नीचे उतर जाती है। कुछ ही देर में स्टेज पर जीतने वालों के बुलाने के लिए एक लड़का माइक पर लिए खड़ा हो जाता है और वह सबकी ओर देखते हुए कहता है, ये नृत्य सालों से आप सब देखते आ रहे हैं। पहले शुरुआत में एक नृत्य था जो हमेशा एक प्रतियोगिता का विजेता होता था। आज बहुत दिन बाद वो भी इस सभा में शामिल हुआ है, जिसका नाम है धनुष नायडू। बोलते ही सब ताली बजाने लगते हैं। एक लड़का जो 23 साल का लग रहा था, वह स्टेज पर उसी कैटअप मतलब भरतनाट्यम वाले कैटअप में आता है। माइक लिए खड़ा लड़का कहता है, इस विजेता के हाथ आज के विजेता के पुरस्कृत किया जाएगा। आप सभी ने सारे नृत्य को देखा और परखा। सबसे खूबसूरत नृत्य के माध्यम से आज के विजेता है सहस्त्रा। जैसे ही सारे लोग ये नाम सुनते हैं, तालियां की जैसी बारिश होने लगती है। सहस्त्रा फिर एक बार स्टेज पर चढ़ती है। धनुष नायडू मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को ट्रॉफी देता और सोने का था। सहस्त्रा उसमें नमस्कार करती है, पर धनुष नायडू के साथ अपना हाथ भी बढ़ा देती है। सहस्त्रा ना चाहते हुए भी हाथ मिला लेती है और जैसे ही अव्यान ये देखता है, उसकी पकड़ सोफे पर कस जाती है। धनुष खुद माइक लेकर उसकी ओर देखते हुए कहता है, जब मैं स्टेज पर परफॉर्म किया करता था, उस वक्त मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी और आज मुझे मिस सहस्त्रा के साथ मिलकर उनसे भी ज़्यादा खुशी हो रही है। उसके नृत्य को देखकर मैं सच में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। इतना बोलते हुए सहस्त्रा की ओर मुड़ता है। धनुष सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, मिस सहस्त्रा, मैं चाहता हूँ एक बार मैं आपके साथ नृत्य करूं। क्या आप इसके लिए सहमत हैं? यह सुनते ही सहस्त्रा की नज़र सीधे अभियान पर चली जाती है, जो अब दूसरी ओर देख रहा था। पब्लिक की भी डिमांड यही होती है कि सहस्त्रा धनुष के साथ नृत्य करे। सहस्त्रा मना करना चाहती थी, लेकिन वह मना नहीं कर पाती, इसलिए वह धीरे से हाँ में सर हिला देती है। उसके फैसले से फिर एक बार ताली बजती है। अब स्टेज पर संगीत शुरू होता है और दोनों ही नृत्य करने लगते हैं। कुछ देर तक तो शांति से नृत्य होता रहता है, पर कुछ स्टेप पर ऐसे आते हैं जिसमें धनुष सहस्त्रा की कमर को पकड़ लेता है और यह देखकर जैसे अभियान का गुस्सा फूट सा जाता है, क्योंकि वह गुस्सा नहीं दिखा, पर अपने एक्शन से सब पता चला कि उसकी नसें उभरने लगी। कुछ ही पल में धनुष और सहस्त्रा एकदम से सट जाते हैं और दोनों ही जैसे सट जाते हैं, वैसे ही अभियान झट से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। अभियान जैसे अब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा हो। रोनी तो अभियान के देख मुस्कुराने लगता है। अचानक ही अभियान अपनी जगह से स्टेज की ओर बढ़ जाता है। अभियान को अपनी तरफ आते हुए सहस्त्रा भी अचानक देख लेती है, लेकिन वह रुकती नहीं है। अभियान स्टेज पे बढ़ता है और एकदम से सहस्त्रा के सामने खड़ा हो जाता है। सहस्त्रा भी रुककर अभियान को देखने लगती है। एक पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा सा छा जाता है, यहाँ तक कि सभी तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। अभियान एकदम से सहस्त्रा का हाथ पकड़ता है और स्टेज से तेज कदमों से लेकर जाने लगता है। पूरे पब्लिक में शोर होने लगता है। वही सितारा अभियान को पहचानने की कोशिश करते हुए बहुत गौर से उसे देख रही थी। रोनी को तो अभियान की जेलसी देख हंसी छूट जाती है। सहस्त्रा की नज़रें चारों तरफ देख रही थी, पर अभियान से बार बार छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहे जा रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अभियान को तो जैसे सुनने का कोई इरादा ही नहीं था। अभियान और सहस्त्रा अब खाली सी जगह में पहुंच जाते हैं और सहस्त्रा को उसको छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है आपकी। उसकी यह बात सुनते ही अभियान खड़ा होकर एकदम से सहस्त्रा को अपनी ओर खींच लेता है और उसे कमर से पकड़ लेता है। अभियान के अचानक ऐसे करने से सहस्त्रा अभियान से पूरी तरह से सट जाती है और इस कदर सटने से उसके हाथ अभियान के सीने पर चले जाते हैं। सहस्त्रा का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। वह असमंजस भरे चेहरे के साथ अभियान का सिर उठाकर देखने लगती है। अभियान की आंखें अब भी उस
ब्लैक कलर के सनग्लास में छुपी हुई थी। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। सहस्रा अव्यान की आंखों के की कोशिश कर रही थी और अव्यान सहस्रा की आंखों में देख रहा था। दोनों के बीच बिल्कुल शांति सी छा रही थी। कुछ पल दोनों अपने में खोए हुए थे और ही जीत खोए ही रहते हैं। तभी कुछ लोगों की आवाज़ से सहस्रा का ध्यान उस ओर चला जाता है। ऐसा करते ही वह थोड़ा पीछे होती है, पर अचानक ही अव्यान सहस्रा की कमर को दोनों तरफ से पकड़ खींच लेता है, जैसे सहस्रा उसे कितनी दूर भाग रही हो। वहीं अव्यान के ऐसे खींचते अव्यान और सहस्रा के बीच जो थोड़ी हवा जाने की जगह थी, वह भी खत्म हो जाती है और अव्यान सहस्रा के पैरों को अपने पैरों के बीच फंसा लेता है और उसे इतना करीब कर लेता है कि सहस्रा के दिल की धड़कन जो धड़क रही थी वह अव्यान को महसूस हो रही थी। अव्यान अपनी करीबी बढ़ाते हुए उन सारे छुअन को अपने दिमाग से हटाना चाहता था जो स्टेज पर उसने देखा था। वह सहस्रा पर धनुष के हर एक छुअन को खुद करीब होकर मिटाना चाहता था, पर उसे ना पता उसके ऐसे करने से सहस्रा की हालत खराब हो रही थी। उसका तो दिल धड़क धड़क कर बुरा हाल हो गया था। सहस्रा ने अव्यान को इतने करीब होने की कभी उम्मीद नहीं थी। दोनों इस कदर एक दूसरे से सटे हुए थे जैसे दोनों एक ही शरीर हों। दोनों का धड़कन, नज़रों का मिलना ऐसे ही कब तक चलता रहा, इससे दोनों भी बेखबर थे। वहीं रोनी स्टेज के सारे मामले को निपटा कर बाहर आता है। वह इधर उधर देखते हुए दोनों को खोजने की कोशिश करता था। ढूंढते ढूंढते उसके कदम अव्यान और सहस्रा की ओर जाने लगते हैं। कदमों की आहट से सहस्रा अव्यान को देखते हुए कहती है, कोई आ रहा है, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। सहस्रा को छोड़ने की बात सुनकर अव्यान अपने एक हाथ से सहस्रा की कमर को कसकर पकड़ लेता है। सहस्रा उसे दूर करने को कह रही थी, वहीं अव्यान सहस्रा को और करीब करता जा रहा था। अव्यान के दिमाग में अब तक स्टेज की घटना चल रही थी जो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सहस्रा अव्यान के इस हरकत से उसे एकटक देखने लगती है और मन ही मन कहती है, आखिर इन्हें क्या हुआ? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें मेरे और मिस्टर धनुष के नृत्य से बुरा लगा? लेकिन क्यों? सहस्रा अपने सवालों से पूरी तरह से घिर कर जाती है। सहस्रा को ये सवाल आए भी क्यों नहीं। उसके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जिससे सहस्रा ये समझ सके कि अव्यान को उसका दूसरों के करीब जाना पसंद नहीं है, और ना दोनों के बीच कभी बात हुई तो अभी जो हो रहा है वह सहस्रा क्या समझे। सहस्रा सवालों के घिरे रहती है और वहीं रोनी भी उनकी ओर पहुंच गया। रोनी दोनों को इस तरह देखकर तुरंत पीट करके खड़ा हो जाता है और तेज कदमों से वहाँ से चला जाता है। बहुत देर ऐसे ही बीत जाते हैं और सहस्रा हिम्मत करके धीरे से कहती है, हमें भूख लगी है। यह बोलते ही वह लगातार सनग्लासेस में छुपे अव्यान की आंखों को देखने की कोशिश करने लगती है। अव्यान की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। वह सहस्रा के पैरों को अपने पैरों के पीछे से अलग करता है और फिर उसे अच्छी तरह से खड़ा करके उसका हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। सहस्रा बस अव्यान के द्वारा पकड़े गए हाथ को देखे जा रही थी। दूसरी तरफ अव्या स्वर्णा से फ़ोन पर बात करते हुए सक्सेना हाउस पहुंचती है। अव्या फ़ोन पर, तो अब आने का कोई प्लान नहीं है अर्ना? उधर से स्वर्णा कहती है, नहीं दी, मैं सोच रही हूँ मैं बाकी की पढ़ाई भी यहीं कंप्लीट कर लूँ और कंप्लीट होते ही मैं सबके साथ मिलूँगी। दी वो बोलते ही स्वर्णा थोड़ा हिचकिचाते लगती है। अव्या उसकी हिचकिचाहट सुनकर एक जगह खड़ी हो जाती है। अव्या स्वर्णा के बातों को जानने की कोशिश करते हुए कहती है, बोलो अर्ना, क्या बात है? स्वर्णा अपनी उंगलियों में फंसाते हुए कहती है, क्या मेरे डैडू और मम्मी भी जिंदा हैं? मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ दी। यह सुनते ही अव्या की आंखों में दर्द उभरने लगता है। अव्या खुद को संभालते हुए कहती है, अर्ना, अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना और ज़्यादा मस्ती मत करना। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरे पेशेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इतना बोलते ही अव्या कॉल कट कर देती है, क्योंकि अगर वह और स्वर्णा से बात करने लगती तो कुछ ही पल में स्वर्णा के रोने की आवाज़ आती। स्वर्णा बिल्कुल स्वरा पर गई थी।
बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगती थी। आव्या ने उसे बचपन में किस तरह संभाला था, यह वही जानती थी। आव्या अपने आंखों में बसी दर्द को छुपाती और आगे बढ़ने लगती है। कुछ कदम बढ़ते ही आव्या को विक्रम आमने सामने आ जाते हैं। आव्या विक्रम को देखते हुए कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे अब मैंने आपको यहाँ से पहले कहीं और देखा है। विक्रम एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, तुमने मुझे एयरपोर्ट पे देखा था, जब तुम लोग सब यहाँ पटना कदम रख रहे थे। आव्या सोचने लगती है तो उसे यह याद आता है कि ये वही था जिसे वह एयरपोर्ट पर टकराई थी। आव्या यह याद आते ही कहती है, हाँ याद आया, लेकिन उस वक्त आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। ओह, शायद हमें आपने पहचाना नहीं होगा। विक्रम आव्या के जवाब देते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आदित्य को देखते ही तुम सबको पहचान लिया था। और रही बात, मैंने तुम सभी को यह नहीं बताया कि काव्या और आव्यान यहाँ हैं, तो मैं कभी नहीं चाहता था कि आदित्य और काव्या मिले। विक्रम की बात सुनते ही आव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जब उसे विक्रम की सारी बातें का मतलब समझ आया तो वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है। विक्रम आव्या के चेहरे को कुछ पल देखता है और फिर कहता है, आव्या को यही लगता है कि वह मेरी सोच ऐसी नहीं है। अगर मुझे दोनों को अलग करना होता तो बहुत पहले कर दिया होता। विक्रम आव्या के चेहरे को कुछ पल देखता है और फिर कहता है, आव्यान को यही लगता है, पर मेरी सोच ऐसी नहीं है। अगर मुझे दोनों को अलग करना होता तो बहुत पहले ही कर दिया होता। मेरी भी एक बेटी है। उस दिन एयरपोर्ट पर मेरी बेटी थी। अगर मैं उस वक्त तुम लोगों को बता देता कि बिनी को पता चल जाता कि जिसे वह अपनी माँ मान रही है वह असल में उसकी माँ नहीं है। आव्या विक्रम के बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। आव्या शक के निगाहों से अब भी विक्रम को देख रही थी। हालांकि उसे विक्रम के बारे में धनुष और श्रेष्ठा ने बता दिया था। उसे यह जानकर विक्रम के लिए बुरा भी लग रहा था, पर विक्रम की एक्सप्लेनेशन से वे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। विक्रम जो है यह देखता है कि आव्या उस पर विश्वास नहीं कर रही है तो वह एकदम से कहता है, तुम लोगों को जो सोचना है सोचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरे मन में तुम लोगों के लिए ऐसी कोई खोट नहीं है। काव्या बस नित्या की बहन है जो बिल्कुल नित्या जैसी दिखती है और मैं उसके चेहरे के में बस नित्या को ढूंढता हूँ। आव्या उसके इन बातों को सुनकर कहती है, मैं भी आपसे बस यही चाहती हूँ कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे मम्मा डैड अलग हो जाए। 18 साल बहुत थे उनके लिए, दोनों एक दूसरे के लिए तड़पे हैं और अब और नहीं। प्लीज़, मैं उन्हें अलग होता हुआ नहीं देख सकती। बोलते हुए आव्या की आंखों में नमी सी छा जाती है। आव्या विक्रम के सामने अपने हाथ तक जोड़ देती है। आव्या ने भी उसके दर्दों को दिल से महसूस किया था, जो मौत से भी दर्दनाक था। विक्रम आव्या के हाथ को पकड़ कहता है, जब मुझे पता चला कि काव्या की वजह से नित्या की जान गई है तो मैंने दोनों को अलग करने की सोची थी, पर दो वजह से मैंने उन्हें अलग नहीं किया। पहला, उनका सिद्धांत भरा प्यार देखकर, शिद्दत भरा प्यार देखकर, और दूसरा जब मुझे पता चला काव्या प्रेग्नेंट है और अब तो उन्हें अलग करने का सवाल ही नहीं उठता। बोलते ही विक्रम आव्या की आंखों में देखने लगता है। आव्या भी विक्रम के आंखों में एक सच्चाई देख पा रही थी जिसे उसे बहुत सुख भरा अनुभव होता है। आव्या विक्रम के हाथों में हाथ रखकर कहती है, प्रॉमिस। आव्या के प्रॉमिस बोलते ही विक्रम आव्या के सिर पर हाथ रखकर कहता है, प्रॉमिस। यह सुनते ही आव्या जल्दी से विक्रम के गले लग जाती है। विक्रम आव्या के बच्चों वाली हरकत को देखकर उसके पीठ पर सहलाते मुस्कुराते लगता है और कुछ देर बाद आव्या उससे अलग होती है और अपना एक हाथ बढ़ाकर कहती है, तो क्या हम अब से दोस्त बन सकते हैं? विक्रम हंसते हुए आव्या से हाथ मिलाते हुए कहता है, हाँ ज़रूर। कुछ देर तक आव्या विक्रम के साथ रहती है और फिर आदित्य और काव्या के रूम में जाती है। आव्या अंदर जाकर देखती है तो आदित्य काव्या को हाथ पकड़ उसके बातें कर रहा था। आदित्य हल्का नॉर्मल बिहेव करने लगा था, लेकिन उस हादसे से निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं था, इसलिए उसका पागलपन कभी भी उभर कर आ जाता।
भले वह कुछ भी करे लेकिन काव्या को चोट नहीं पहुंचाता। आव्या बेड पर बैठते ही कहती है, क्या कर रहे हैं डैडा? आदित्य आव्या को देखते ही जवाब देता है, मैं वाइफी से बात कर रहा हूँ, लेकिन वाइफी मुझसे बात नहीं कर रही है। आव्या यह सुनकर काव्या को देखती है, जिसकी आंखें खुली थी। काव्या की हालत में बहुत धीरे धीरे सुधार हो रहा था। आव्या काव्या की आंखों को हाथों से बड़ा करके देखती है, फिर कहती है, मम्मा आपसे देख पा रही हैं डैडा, और आपकी बातों को सुन भी रही हैं। काव्या ने पहले आंखें जरूर खोली थी, पर वह देख नहीं पा रही थी, लेकिन अब वह देख पा रही थी। आदित्य अब आव्या की बातें सुनता है तो वो काव्या को देखने लगता है। आव्या कुछ देर तक आदित्य की बात करती है और फिर ध्रुव और श्रेष्ठा के कमरे में जाती है। आव्या कमरे में अंदर जाकर देखती है तो ध्रुव के सीने से लगी हुई श्रेष्ठा ध्रुव से बातें कर रही थी। वहीं ध्रुव श्रेष्ठा का हाथ पकड़कर बार बार चूम रहा था। आव्या आगे बढ़ के बेड पर बैठकर कहती है, तो कैसे हो माय ओल्ड जनरेशन लव बर्ड्स? आवाज़ सुनते ही श्रेष्ठा उठने लगती है, पर ध्रुव उसे उठने नहीं देता। आव्या हंसते हुए कहती है, डैड आप सच में इतने सालों में भी नहीं बदले, और मॉम आप भी। जब डैड जैसा हस्बैंड हो तो उसे ऐसे उनसे दूर होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। श्रेष्ठा ध्रुव को घूरती है तो ध्रुव कहता है, बेबी सबको पता है कि मैं किस टाइप का हूँ, लेकिन तुम तो कभी समझती ही नहीं। अब हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हमारे बीच ये सब तो नॉर्मल बात है, एंड अगर इसे भी आगे बढ़कर कुछ करें तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आव्या ध्रुव का साथ देते हुए कहती है, यस मॉम डैड सही कह रहे हैं, बट जब वो सब करो ना तो दरवाज़ा लॉक करना मत भूलना। श्रेष्ठा अब आव्या को घूरने लगती है, जो शरारत से मुस्कुरा रही थी। श्रेष्ठा आव्या को बुरी तरह से घूरते हुए कहती है, अंश के साथ रहकर तुम भी ऐसी बन गई हो, थोड़ी सी शर्म वर्म भी कर लिया करो, कुछ भी शर्म नहीं है तुम्हें। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव और आव्या दोनों एक साथ बोलते हैं, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? बोलते ही दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और हंसने लगते हैं। श्रेष्ठा दोनों को ऐसी हरकत से पूरी तरह से चिढ़ जाती है। कुछ पल तो दोनों श्रेष्ठा को देखकर हंस ही रहे थे, तभी ध्रुव सवाल करता है, लायन कहाँ है? कल रात से दिखाई नहीं दिया। आव्या पूरा सा मुंह बनाकर कहती है, डैड आपको पता है आपके बेटे ने मेरे पूरे 50 कॉल का इग्नोर किया है। वो मेरे पहले वाले अंश नहीं रहा, जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। ये अंश खड़ूस हो गया है। बोलते ही आव्या उदास सा चेहरा लिए ध्रुव को देखती है। श्रेष्ठा खोई हुई कहती है, वक्त सब कुछ बदल देता है। उस वक्त अंश के साथ सिर्फ तुम थी, और अब आव्या बीच में ही हैरानी से बोलती है, इट मीन्स अंश की गर्लफ्रेंड है? आव्या की बात सुन ध्रुव भी श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा मुंह बनाते हुए कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं कि अंश किसी से प्यार करता है। मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ, वो मुझे कब बताएगा। रात के 12 बजे थे। ध्रुवंश हॉस्पिटल में एक कमरे के बाहर दीवार से सटकर खड़ा था। तभी कमरे के अंदर से एक डॉक्टर आकर बोलता है, आप उनसे मिल सकते हैं। ध्रुवंश एक नज़र डॉक्टर को देखकर कमरे के अंदर चला जाता है। बेड पर इस वक्त धारा हॉस्पिटल गाउन में लेटी हुई थी। ध्रुवंश धीरे धीरे कदम बढ़ाकर ध्रुवा को बहुत करीब बैठ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। धारा आंखें बंद करके कहती है, बहुत सताया ना मैंने तुम्हें। ध्रुवंश धारा के हाथ को चूमकर झुककर धारा के सिर से अपना सिर जोड़ लेता है। धारा आंखें खोल मुस्कुराते हुए कहती है, आखिरी पल में भी तुम मेरे साथ होगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और हाँ, मेरे जाने के बाद बेवड़े की तरह शराब पीकर टल्ली मत मारना। मैं तुम्हें ऊपर से देखूंगी और हो सके तो मुझे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। धारा इतना कहती है कि ध्रुवंश उसके होठों को अपने होठों में बंद कर लेता है। ध्रुवंश धारा को अब किस करने लगता है। धारा की पकड़ ध्रुवंश के कंधे पर कस जाती है। 15 मिनट की किस के बाद ध्रुवंश उसके होठों को धीरे से छोड़ देता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। धारा ध्रुवंश के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। ध्रुवंश धारा के माथे पर चूम कर कहता है, मत जाओ ना स्वीट हार्ट। इतने बोलते ही धारा और ध्रुवंश की आंखों में एक साथ आंसू बह जाते हैं।
धारा मुस्कुराती है और फिर कहती है, आई लव यू हनी। ध्रुवंश सूर्यवंशी यह कहता वह इतना ही बोलती है कि मशीनों से टू टू की आवाज़ आती है। ध्रुवंश धारा को देख लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे होता है क्योंकि वह किस करते वक्त खड़ा हो गया था या ध्रुवंश बेड पर बैठ जाता है। उसे इस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल से सीने से चीर कर निकाल कर फेंक दिया हो। ध्रुवंश कुछ पल तो फर्श को देख कर रहता है और फिर धारा की ओर देखता है। ध्रुवंश उठकर उसके अपने हाथ बढ़ाए उसकी आंखों को बंद करता है और फिर उसके चेहरे के हर हिस्से को धीरे धीरे चूम लेता और बहुत धीरे से कहता है, आई लव यू सो मच स्वीट हार्ट। इतना कहते ही ध्रुवंश धारा को गले लगा लेता है, लेकिन इस बार धारा का हाथ बेड पर ही रह जाता है। हमेशा की धारा उसके पीठ पर हाथ नहीं रख पाती। अब ध्रुवंश कब्रिस्तान में था और धारा को जहाँ दफनाया गया था वहाँ सिर रखकर लेटा हुआ था। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जैसे कुदरत भी दोनों को बिछड़ने देख रो रही हो। ध्रुवंश बारिश में ही लेटा था और उसे इस बात की भी बिल्कुल होश नहीं था। बारिश होती रही और ध्रुवंश धारा को महसूस करते ही वहीं लेटा रहा। दूसरी तरफ बारिश की वजह से फ्लाइट तेलंगाना में लैंड किया गया था। अभियान, सहस्त्रा और रॉनी इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। सहस्त्रा बारिश में पानी को छूने के लिए खिड़की के पास थी। वह बारिश के पानी से खेल रही थी। सहस्त्रा अब ये सब करते हुए इस वक्त बिल्कुल बच्ची लग रही थी। वैसे भी उसकी उम्र इतनी ही कितनी थी। सहस्त्रा अपने धुन में बारिश के पानी से खेल नहीं रही थी कि अचानक उसका हाथ पकड़कर अभियान अंदर करता है और खिड़की को बंद कर देता है, क्योंकि अभियान उसको बहुत वक्त से ऐसा करता हुआ देख रहा था और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आगे बढ़कर यह कदम उठा लिया। सहस्रा मुंह बनाकर कहती है, हमें अच्छा लग रहा था। अभियान उसकी ओर बिना देखे वहाँ से चला जाता है। उसे जाता देख सहस्रा बुरा सा मुंह बनाए धीरे से कहती है, खड़ूस कहीं के। बोलते ही वह खिड़की के बाहर देखती है और कांच की खिड़की होने की वजह से उसे बारिश का पानी दिख रहा था। सहस्रा फिर से बारिश के पानी को छूना चाहती थी, पर वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो अभियान कुछ भी कर सकता है। इसलिए वह एक नज़र खिड़की की ओर देखकर बेंच पर निराशा से बैठ जाती है। कुछ देर बाद रॉनी सहस्रा की ओर खाना बढ़ाते हुए कहता है, भाभी खाना। सहस्रा नाराज़गी से जवाब देती है, हमें नहीं खाना। बोलते ही वह मुंह फेर लेती है। रॉनी सहस्रा को देखता है और फिर एक और देखते हुए आवाज़ देता है, अभियान। अभियान सुनते ही सहस्रा तुरंत रॉनी को लाया खाना पकड़ लेती है और खोलकर खाने लगती है। रॉनी मुस्कुराते हुए सहस्रा को देखता है। कुछ देर बाद बारिश पूरी तरह से शांत हो जाती है। 1 घंटे बाद ही फ्लाइट अपने मंजिल की ओर उड़ने लगती है। सहस्रा हल्की भीगी हुई होने की वजह से ठंड से कांप रही थी। उसके हाथ भी अब तक गीले थे। अभियान एक चादर लेकर सहस्रा को अच्छी तरह से कवर कर लेता है। अभियान सहस्रा को कवर करके जा ही रहा था कि तभी सहस्रा नींद में ही अभियान का हाथ पकड़ लेती है। अभियान पहले सहस्रा के हाथ को देखता है और फिर उसके चेहरे को। सोते हुए सहस्रा का चेहरा बिल्कुल मासूम बच्ची जैसा लग रहा था। अभियान धीरे से सहस्रा के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाता और वहाँ से चला जाता है। अभियान के आते ही रॉनी फ़ोन पर देखते हुए कहता है, ध्रुवंश जिसे प्यार करता है, आज ही उसकी कैंसर से डेथ हो गई और ध्रुवंश इस वक्त उसके दफनाई जगह पर है। रॉनी की बात सुनकर अभियान प्लेन से टिककर खड़ा होकर आंखें बंद कर लेता है। अव्या दूसरी तरफ सुबह अव्या हॉस्पिटल के लिए पूरी तरह से रेडी थी और अपना बैग उठाती है और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकलने वाली होती है। तभी ध्रुवंश को दरवाजे पर खड़े देखती है, जिसके शर्ट और पैंट पर मिट्टी लगी हुई थी। अव्या ध्रुवंश की तरफ से नीचे तक देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे याद आता है कि ध्रुवंश उसे 2 दिन से इग्नोर कर रहा था। उसे जैसे ही यह याद आया, अव्या साइड में ध्रुवंश को इग्नोर करके निकल जाती है। ध्रुवंश अब तक अव्या को देख रहा था, लेकिन जब वह साइड से होकर निकल गई तो ध्रुवंश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अव्या भले साइड से निकली
चुकी थी, लेकिन वह पीछे मुड़कर ध्रुवंश को देखती है। जब वह देखती है कि ध्रुवंश उसे पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है, तो उसे लगा ध्रुवंश अब भी उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था ध्रुवंश तो अपने प्यार के गम में डूबा हुआ था। यह सोचकर ही ध्रुवंश उसे इग्नोर कर रहा था। आव्या भी मुड़कर जाते हुए कहती है, करो इग्नोर, मैं भी बात नहीं करने वाली। बोलते हुए आव्या आगे बढ़ जाती है। ध्रुवंश अपने में खोया हुआ सीधे अंदर चला जाता है। श्रेष्ठा उसे ऐसे देख दूर से ही कहती है, अंश, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? श्रेष्ठा बोलती है, लेकिन उसके सवाल पर ध्रुवंश पर कोई असर नहीं होता। वह सीधा अपने रूम में और बढ़ जाता है। दर्श भी ध्रुवंश को ऐसा देखकर श्रेष्ठा को देखने लगता है। श्रेष्ठा भी दर्श को देखती है। ध्रुवंश अंदर जाकर वॉशरूम में जाता है और शॉवर के नीचे आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। अव्यान, सहस्रा और रोनी भी सक्सेना हाउस पहुंचते हैं। सहस्रा कार से निकलकर घर में मुस्कुराते हुए देखने लगती है। सहस्रा को अब अव्यान का परिवार और इस घर की आदत सी हो गई थी, जिससे वह यहाँ आने से बहुत खुश थी। अव्यान कार से निकलकर सीधे अंदर जाता है। सहस्रा उसे जाता देख निराशा से अपने कदम बढ़ाती है, क्योंकि उसे लगा था अव्यान जैसे वहाँ उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहा था, वह अब भी करेगा। लेकिन अव्यान तो अब सहस्रा से वैसी ही हरकत करने लगा था। सहस्रा अव्यान के पीछे पीछे जाती है तो देखती है अव्यान अपने कमरे के बजाय गेस्ट रूम में चला गया, जहाँ वह तब से रहता आया है जब से सहस्रा आई है। पति पत्नी होने के बावजूद दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे। सहस्रा ये देख और ज़्यादा मायूस हो जाती है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। दूसरी तरफ आव्या हॉस्पिटल पहुंचती ही अपने कैबिन में जाती है तो आशा को वहां पाती है। आशा चेयर पर बैठी थी। आव्या के आते ही वह उठकर खड़ी हो जाती है। आव्या आगे बढ़कर अपने चेयर पर बैठकर कहती है, क्या हुआ, तुम सुबह सुबह यहाँ? आशा कुछ पल के लिए अपना सिर झुकाती है और फिर आव्या को देखते हुए कहती है, हाँ, मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया तो सोचा एक बार आपसे मिलती चलूँ और सॉरी भी बोल दूँ। आव्या को एंगेजमेंट की रात जो हुआ उसे कुछ पता नहीं था, इसलिए वह असमंजस में आशा को देखते हुए कहती है, निकाल दिया? किसने और क्यों? और सॉरी किस लिए? आशा शर्मिंदा के सवाल जवाब देती है, एंगेजमेंट के वक्त जो आपके साथ हरकत हुई उसकी जिम्मेदार मेरा भाई है, तो इसलिए आपके भाई ने मुझे यहाँ से निकाल दिया और शायद अब मुझे कभी कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। और तो और मेरी एंगेजमेंट भी टूट गई। सब कुछ मेरे भाई की हरकतों की वजह से हुआ है। बोलते हुए आशा रोने लगी। आशा अब तक उस रात के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसे सारी चीज़ें धुंधली धुंधली याद थी। आव्या अब तक उस रात के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसे अब तक सारी चीज़ें धुंधली धुंधली याद थी। फिर जैसे ही आशा का रोना शुरू होता है, आव्या का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। आव्या उसकी ओर पानी बढ़ाते हुए कहती है, तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना, मैं बात करती हूँ भाई से। और वैसे भी इन सब में तुम्हारी क्या गलती है? जिसको सज़ा मिली थी उसे मिल चुकी है। आशा पानी लेकर थैंक यू कहती है और पीने लगती है। आव्या फ़ोन उठाकर दूसरी तरफ जाकर अव्यान को कॉल करने लगती है, पर अव्यान कॉल रिसीव नहीं करता। आव्या रोनी को भी कॉल करती है, पर वह भी कॉल रिसीव नहीं करता। आव्या कुछ सोचते हुए सहस्रा को कॉल करने लगती है। कुछ दिन के बाद ही सहस्रा कॉल रिसीव करती है। कॉल रिसीव होते ही आव्या कहती है, थैंक गॉड भाभी, आपने कॉल रिसीव किया। आप तमिलनाडु से आ गई ना? सहस्रा हाँ में जवाब देती है। आव्या जल्दी से कहती है, भाभी, अगर भाई घर में हो तो प्लीज़ उन्हें फ़ोन दीजिए ना, हमें उनसे बात करनी है, पर वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। जैसे ही सहस्रा यह सुनती है तो वह नर्वस हो जाती है। अव्यान के पास जगह उसे फ़ोन देना उसके लिए बहुत मुश्किल भरा काम था, पर वह अव्या को ऐसे निराश नहीं कर सकती थी, इसलिए ठीक है बोलकर वह कमरे से निकल जाती है। आव्या अब तक कॉल पर ही थी। सहस्रा जैसे जैसे आगे कदम बढ़ा रही थी, उसकी नर्वसनेस बढ़ती ही जा रही थी। फिर भी वह कदम बढ़ाते हुए आखिरकार कमरे में पहुंच जाती है। कमरे के अंदर इस वक्त अव्यान शर्टलेस बेड पर बैठा था और लैपटॉप में कुछ देख रहा था। सहस्रा अव्यान की शर्टलेस देखकर तुरंत नजरें नीचे कर लेती है और दूर से ही कहती है, आव्या को आपसे बात करनी है। वैसे तो आव्या सहस्रा से उम्र में बड़ी थी, लेकिन आव्या ने सहस्रा को अपने नाम से बुलाने के लिए कहा था।
अव्यान सहस्त्रा को देखता है, जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। यह देखकर अव्यान फिर से लैपटॉप पर कुछ करने लगता है। अव्यान का ऐसे चुप रहना सहस्त्रा को समझ नहीं आता कि अव्यान का जवाब हाँ या नहीं। वे एक नज़र अव्यान को देखती है और फिर एक नज़र फ़ोन को। सहस्त्रा कुछ सोचकर नीचे नज़र किए अव्यान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सहस्त्रा अव्यान की ओर फ़ोन बढ़ा देती है। अव्यान बिना देखे फ़ोन को पकड़कर फ़ोन कान से लगा देता है। अव्यान जो अब तक शांति से वह अव्यान से आशा के जवाब में लिए बात करती है, वहीं सहस्त्रा अव्यान के पास खड़ी थी, जिसे ना चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार अव्यान के शर्टलेस बदन पर जा रही थी। उसकी परफेक्ट 8 पैक्स वाली बॉडी सहस्त्रा को लुभा रही थी। अव्यान इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। सहस्त्रा नज़रें दूसरी तरफ करती है, पर फिर उसकी नज़रें अव्यान के बॉडी पर भी जा रही थी। अव्यान अव्या को आखिरी बार बोलता है, आई डोंट केयर कौन कैसा है। बोलते ही वह कॉल कट करता है और बिना देखे सहस्त्रा की ओर फ़ोन बढ़ा देता है। सहस्त्रा अव्यान की पूरी बॉडी में पूरी खोई हुई फ़ोन को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह बस फ़ोन को टच करती है कि तभी अव्यान फ़ोन छोड़ देता है। उसके फ़ोन छोड़ने से ही सहस्त्रा के ना पकड़ने से फ़ोन नीचे गिर जाता है, जिसके आवाज़ से अव्यान तुरंत सहस्त्रा को देखता है। वहीं सहस्त्रा का ध्यान भी उसकी बॉडी से अव्यान की ओर चला जाता है, जो उसे ही देख रहा था। अव्यान सहस्त्रा को देखते हुए खुद से देखता है और सहस्त्रा जब यह देखती है तो हड़बड़ाते हुए कुछ कहती है, हमने कुछ नहीं देखा। अव्यान सहस्त्रा को अजीब तरह से घूरने लगता है। सहस्त्रा जल्दी से फ़ोन उठाकर उठाने वाली होती है, पर जल्दी में उसका पैर फंस जाता है और वह सीधे अव्यान के ऊपर ही गिर जाती है। सहस्त्रा के अचानक गिरने से अव्यान भी खुद संभल नहीं पाता और सीधे बेड पर लेट जाता है। सहस्त्रा भी उसके ऊपर आ जाती है। सहस्त्रा के होंठ अव्यान के सीने पर टच कर जाते हैं, या यूं कहें सहस्त्रा अव्यान को सीने पर किस करती है। भले ही वह एक्सीडेंट हो, ऐसे होते ही सहस्त्रा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अब दोनों की पोजीशन ऐसी थी कि अव्यान बेड पर लेटा था और सहस्त्रा के कमर को पकड़े हुए था। वहीं सहस्त्रा के दोनों हाथ अव्यान के नेकड़ सीने पर थे और दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी। अव्यान का चेहरा जहाँ शांत था, वहीं सहस्त्रा के चेहरे पर बेचैनी थी। अव्यान के करीब होने की बेचैनी सहस्त्रा को दिल में बेचैनी से बहुत तेजी से धड़क रहा था। किस याद आते ही सहस्त्रा का चेहरा अब लाल होने लगा, क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। भले उसने अपने पति को किस की थी, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा नया था। सहस्त्रा ने सामने किस सीन टीवी सीरियल की तरह बार बार रिपीट होने लगी। ये सहस्त्रा का चेहरा वक्त के साथ लाल होता जा रहा था। वह तो इस वक्त कहीं छुप जाना चाहती थी। वक्त बीतने चला, लेकिन दोनों की नज़रें एक दूसरे की आंखों से ही टिकी। दोनों का इरादा अब तक एक दूसरे को यूं ही देखना था। उन्हें तो पता ही नहीं, दोनों की एक दूसरे की आंखें में एकटक देखने जा रहे थे, जैसे आंखों में दोनों कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। होश में अब आया जब अव्यान के फ़ोन में रिंग ने उन्हें डिस्टर्ब किया। रिंग होते ही सहस्त्रा फ़ोन में की ओर देखती है और फिर अव्यान को देखते हुए तुरंत उठने की कोशिश करती है, पर अचानक वह एकदम से फ्रीज हो जाती है। जब उसे अव्यान के हाथ अपनी खुली कमर पर महसूस होते हैं, सहस्त्रा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, आपका हाथ प्लीज़ हमें छोड़िए। अव्यान सहस्त्रा के इस तरह छोड़ने की कोशिश से अपनी पकड़ सहस्त्रा की कमर पर ढीली करता है और फिर छोड़ देता है। जैसे ही अव्यान छोड़ता है, सहस्त्रा उठकर बिना एक पल गंवाए तुरंत भागते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। अव्यान एक नज़र दरवाजे की ओर देखता है और फिर अपने फ़ोन को। वहीं सहस्त्रा कमरे में पहुंचते ही तुरंत दरवाज़ा बंद करती है और दरवाजे से सटकर अपने दिल पर हाथ रखे लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसके धड़कन के साथ साथ उसकी सांसें भी बहुत तेज थी। वह काफ़ी देर तक यूं ही सांस लेती रही। फिर शांत होने पर वह सारी चीज़ें याद आते ही उसके होठ पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा सुखद भरा था। हॉस्पिटल। अव्यान के सख्ती मना करने पर अव्या
भी आशा को जॉब में वापस नहीं बुला सकती थी। आशा आव्या से माफ़ी मांगते वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आव्या अपने सिर पर उंगली दबाते हुए उस रात के बारे में सोचने लगती है। उसे याद था कि किसी ने उसके जूस पर नशे की दवा मिलाई थी। उसे वॉशरूम में 2 लोग उठाकर ले गए। एक लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसका चेहरा आव्या को साफ दिख रहा था। विवान ने आकर उसे बचाया और भागने के लिए उससे कहा। आव्या किसी के भाव में गिर रही थी। उसे याद था पर उसका चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। उसने आव्या से ज़बरदस्ती करने वाले इंसान को मारा, यह भी आव्या को याद था। उसके बाद वो जो आव्या ने नशे में हालत में की वो सारी चीज़ें आव्या को बहुत धुंधली याद आ रही थी। अब बस उसके मन में एक ही सवाल था, आखिर वो कौन था जिसने आव्या के लिए उस इंसान की जान ले ली? आखिर वो कौन था जिसने आव्या की हरकतों को झेला? आव्या बस सवाल में डूबी रही और उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर ऐसे ही बीतते गए। ध्रुवंश को कमरे से बाहर निकलना बंद हो गया था। उसने सबसे बात करना तक छोड़ दिया था। सभी को यह भनक थी पर किसी को इसका रीज़न नहीं पता था सिवाय अव्यान और रोनी के। अव्यान और रोनी ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि दोनों जानते थे ध्रुवंश को ये सब चीज़ों से निकलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। पर सहसा तो ध्रुवंश को नोटिस करती थी क्योंकि वही एक था जो हमेशा सहसा के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। ध्रुवंश की वजह से ही सहसा इस घर में कंफर्टेबल हुई थी, वरना उसके लिए तो बहुत मुश्किल था। रात का वक्त था। ध्रुवंश बालकनी में खड़ा होकर आसमान को देख रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस हुए। ध्रुवंश पीछे मुड़कर देखता है तो वह सहसा थी जो बहुत बेचैनी से ध्रुवंश को देख रही थी। ध्रुवंश सहसा को मुड़कर देख तो लिया पर वह उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सहसा ध्रुवंश की आंखों में दर्द को देखकर कहती है, आप इतने दिनों से कमरे में बंद हैं। आपके लिए सब परेशान हैं। अगर कोई बात है तो शेयर कीजिए, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे चुप रहकर बस दर्द बढ़ता है और वैसे भी आपका ऐसे चुपचाप रहना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ध्रुवंश सीरियस था। फिर से आसमान की ओर देखते हुए कहता है, कुछ बात ऐसी होती है जो चुप रहने से ही कम तकलीफ देती है। ध्रुवंश यह कहकर शस्त्रा को पीट करके खड़ा हो जाता है और फिर से आसमान को देखने लगता है। तभी उसे आव्या की आवाज़ आती है, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हारे चुप रहने से बहुत तकलीफ होती है। ध्रुवंश मुड़कर आव्या को देखता है जो कुछ दूर पर खड़ी उसे नम आंखों से देख रही थी। आव्या ध्रुवंश को देखते हुए कहती है, 18 साल तक दूर रहे और अब भी तुम मुझसे दूर हो रहे हो। तुम्हें पता है कि ट्यूलिप अपने अंश से बात किए बगैर नहीं रह सकती, फिर भी मुझे इग्नोर किया। बोलते ही आव्या की आंखों में एक कतार आंसू बह जाते हैं और वह एकदम से कहती है, आई रियली मिस यू अंश। उसके यह बोलते ही ध्रुवंश तुरंत उसकी ओर जाकर उसे गले लगा लेता है। गले लगते ही आव्या के सिसकने की आवाज़ आने लगती है। ध्रुवंश आव्या को टाइटली गले लगाकर कहता है, आई एम सॉरी ट्यूलिप। भाई बहन का इतना गहरा प्यार देखकर सहस्रा की भी आंखें नम सी हो जाती हैं। वह अपने हाथ बढ़ाए आंखों में कानों में जमा आंसू को पोंछ लेती है। आंखों के कोनों में जमा आंसुओं को पोंछ लेती है। ध्रुवंश आव्या को गले लगाए ही हुआ था और उसे सहस्रा का ख्याल आता है। वह सहस्रा की ओर देखकर कहता है, भाभी आप वहाँ क्यों खड़ी है, इधर आइए। सहस्रा आगे बढ़ती है और ध्रुवंश आव्या और सहस्रा दोनों को लेकर कमरे में अंदर आता है। आधी रात में रुद्रांश की नींद न आने की वजह से वे अपने कमरे से निकलकर टहलने ही रहा था कि तभी उसे एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वह उधर देखता है तो पाता है कि वहीं दरवाज़ा था जिस पर रुद्र ने सिक्योरिटी लगा रखी थी। दरवाज़ा खोलते ही रुद्र बाहर निकलता है और उसका हाथ पूरा खून से सना हुआ था। यह देखकर रुद्रांश तुरंत चुप जाता है। रुद्र के दोनों हाथों से खून टपकते हुए बूंद बूंद फर्श पर गिर रहा था। रुद्रांश रुद्र का पीछा करते हुए जाने लगता है। रुद्र चलता ही जा रहा था और अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने ही वाला था, तभी उसे एक ग्लास वॉश के टूटने की आवाज़ आई।
रुद्रांश का रुद्र को पीछा करते उस ग्लास वॉश पर ध्यान नहीं रहा, जिसकी वजह से उसके हाथ लगकर फिर गिर जाता है। रुद्र पीछे पलटता है तो सिर टेढ़ा किए रुद्रांश को देखता है। रुद्रांश रुद्र को ऐसा देख पाकर थोड़ा पीछे हटकर कहता है, मैं बस पानी पीने जा रहा था तो अचानक हाथ से लग गया। बोलते ही उसकी नज़र फिर से रुद्र के खून से सने हाथ पर जाती है। राइटर ग्लास वॉश नहीं ग्लास वाश कहना चाह रहा होगा, लेकिन टाइपिंग में मिस्टेक्स। फिर रुद्रांश की ओर बढ़ने लगता है। रुद्र ग्लास वाश को देखता है, फिर रुद्रांश की ओर बढ़ने लगता है। रुद्रांश पीछे हटते हुए रेलिंग से सट जाता है। सटते हुए पीछे मुड़कर देखता है, जिसके बहुत नीचे हॉल था। वहाँ आगे मुड़कर देखता है तो उसके चेहरे के बहुत करीब रुद्र को पाता है, जिससे वह डर जाता है। रुद्र रुद्रांश को डरा हुआ देखकर पूछता है, व्हाट हैपेंड डैड? आप डर क्यों रहे? रुद्रांश खुद को संभालते कहता है, डर एक बच्चे ने डिस्टर्ब कर दिया। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वो रुद्रांश को डरा हुआ देख पूछता है, व्हाट हैपेंड डैड? आप डर क्यों रहे? रुद्रांश खुद को संभालते हुए कहता है, डर? मैं कहाँ डर रहा हूँ? रुद्रांश जैसे ही ये बोलता है, रुद्रांश के चेहरे पर अपने खून से सनी उंगली को फेरते हुए सर्द आवाज में कहता है, इट मीन्स आपको मुझसे डर नहीं लगता? रुद्रांश के चेहरे पे खून लगते जा रहा था और घबराते हुए रुद्र को देखते हुए कहता है, टाइगर यू आर स्केयरिंग मी। रुद्र रुद्रांश को देखता है, जिसका डर से पसीने आने लगे थे। यह देखकर रुद्र थोड़ा पीछे हटकर कहता है, रिलैक्स डैड, आई एम योर सन। आपको लगता है मैं आपको कुछ करूँगा? रुद्रांश अपने डर को काबू करता है और रुद्र को हाथ को देखते हुए कहता है, ये खून? बोलते ही रुद्रांश रुद्र को देखता है और रुद्र अपने खून से सने हाथ को देखता है, फिर अपने हाथ को सूंघते हुए कहता है, ये इंसान का ताज़ा खून है एंड आई लाइक इट। ये सुनकर रुद्रांश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह हकलाते हुए कहता है, ये इंसान का खून? मतलब क्या तुम इंसान नहीं हो? रुद्र तुरंत जवाब देता है, नो। सो थैंक्स फॉर लिस्टिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।